नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 देशों की यात्रा पर कल रवाना होंगे। कहा, यूरोपीय भागीदार शांति और समृद्धि के प्रयासों में भारत के महत्वपूर्ण साथी। प्रधानमंत्री कनाडा के मार्खम में सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उच्च शिक्षा को ज्यादा समावेशी और समान बनाने के लिए इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का आह्वान किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, तेजी से बदल रही दुनिया की भू राजनैतिक स्थितियों के मद्देनजर किसी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना हमारी प्राथमिकता है। ऐतिहासिक भारत संयुक्त अरब अमारात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आज से लागू। इससे बाजार तक पहुंच बढ़ेगी और शुल्क में कमी आएगी। इस वर्ष अप्रैल में सकल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1,68,000 करोड़ रुपए रहा। भारत का फार्मा निर्यात वर्ष 2013-14 से 103% बढ़ा। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लू के मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश को प्रचारित करने को कहा। इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ISMC कर्नाटक में चिप विनिर्माण संयंत्र के लिए 22,900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 रन से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूरोप के 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की इस वर्ष ये पहली विदेश यात्रा होगी। वे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत के लिए इन देशों की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि यूरोप की उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब ये क्षेत्र कई चुनौतियों और विकल्पों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय भागीदार भारत की शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। जर्मनी की यात्रा के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ विस्तृत द्विपक्षीय बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले वे श्री शोल्ज से पिछले वर्ष G20 सम्मेलन में जर्मनी के वाइस चांसलर और वित्त मंत्री के रूप में मिले थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें श्री शोल्ज के साथ सामरिक, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री बर्लिन से मंगलवार को कोपेनहेगन जाएंगे, जहां वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेल फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इससे डेनमार्क के साथ हरित सामरिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करने और द्विपक्षीय संबंधों के अन्य पहलुओं पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। श्री मोदी भारत डेनमार्क व्यापार गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगे और डेनमार्क में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी डेनमार्क में ही बुधवार को दूसरी भारत नॉर्डिक शिखर बैठक में भाग लेंगे। बैठक में डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में आर्कटिक क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग के अलावा महामारी के बाद की दुनिया में आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा और उभरते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री शिखर बैठक से अलग 4 नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे और उनके साथ भारत के परस्पर संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत लौटते समय प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए पेरिस में रुकेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि उनकी फ्रांस यात्रा फ्रांस में चुनाव परिणाम आने के मात्र दिन बाद हो रही है और इससे उन्हें श्री मैक्रों को व्यक्तिगत रूप से शुभकामना देने का ही मौका मिलेगा। दोनों देशों के बीच निकट संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत फ्रांस सामरिक भागीदारी के अगले चरण की दिशा तय करने का भी अवसर मिलेगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 6ठी भारत जर्मनी अंतर सरकारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
द्विवार्षिक आधार पर होने वाली इस बैठक में दोनों देशों के कई मंत्री शामिल होते हैं। This is a unique mechanism which brings together several ministers and officials from both sides to engage in bilateral discussions, culminating in a plenary session which is chaired by the two leaders to review, take stock and assess the cooperation between the two countries across a range of areas, as also to identify fresh areas of partnership. श्री क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मंगलवार को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि डेनमार्क के साथ भारत के संबंध के कई महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। The substance of the partnership with Denmark has many significant pillars. That includes a green strategic partnership, is a model of cooperation that focuses on renewable energy, sustainability and green growth. There is also a joint action plan for 5 years, essentially focusing on the specifics of this partnership, and besides the ongoing cooperation in the field of wind energy, water management, circular economy, shipping and the smart cities. प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ द्वितीय भारत नॉर्डिक सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री क्वात्रा ने कहा कि सम्मेलन में भारत नॉर्डिक सहयोग पर बातचीत की जाएगी। India's partnership with Nordic countries is structured around green partnership, the entire space of digital and innovation economy, trade and investment linkages, sustainable development, and 5, the partnership relating to the Arctic region. The Nordic Summit will provide an opportunity to take forward the agenda in these clusters forward. India is the only country, apart from the United States, with whom the Nordic countries have summit-level meetings. जर्मनी में भारत के राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के सहयोग को प्रगाढ़ करने पर ध्यान दिया जाएगा। दोनों देश इंडो पैसिफिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करेंगे। जर्मनी समझता है कि भारत ये कॉन्फ्लिक्ट का जो इम्पैक्ट है दूसरे देशों पर, उसके लिए भी बहुत असिस्ट कर रहा है। हमारे ही रीजन में श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, भारत वहां पर फ्यूल असिस्टेंस, फूड असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया हुआ है। इस सरकार के पावर असम्पशन के बाद ये सबसे पहला इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन है और इसके लिए उन्होंने भारत को चुना है और यही इंडिकेट करता है कि वो हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। श्री पर्वतनेनी ने कहा कि ये वर्ष भारत और जर्मनी के लिए विशेष है। इस वर्ष न केवल हम भारत का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हम भारत और जर्मनी के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस का 70वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं और दोनों देश और हमारे लीडर्स इस विजिट पर इसको एक नया डायमेंशन और एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय स्टार्टअप और जर्मनी के बर्लिन में भारतीय छात्रों से सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य पेशेगत विकल्पों का लाभ लेने को कहा है। श्री सिंह प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा से पहले बर्लिन में हैं। श्री सिंह ने भारतीय स्टार्टअप और छात्रों तथा युवा पेशेवरों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी का शोध, तकनीकी भागीदारी और उच्च शिक्षा में सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी की साझेदारी हाल ही के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी आज रात 9 बजे कनाडा में मार्खम में एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। इस दौरान सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने के लिए भारतीय समुदाय की ये बड़ी पहल है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उच्च शिक्षा को ज्यादा समावेशी और समान बनाने के लिए इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं के लिए शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि ये मानव विकास, राष्ट्र निर्माण और समृद्धि तथा सतत वैश्विक भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री नायडू ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में कहा कि विश्वविद्यालयों को समाज की मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए नए विचारों के साथ आगे आना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शोध का अंतिम लक्ष्य लोगों के जीवन को ज्यादा खुशहाल और सुविधाजनक बनाना होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मानव संसाधनों की सामूहिक शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। एक रिपोर्ट। 1 मई 1922 को स्थापित हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सम्मान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। एक स्मारक शताब्दी खंड भी जारी किया गया, जो विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक यात्रा को बताता है। यहाँ से पढ़ाई कर चुके छात्रों और अध्यापकों ने आकाशवाणी से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए हैं। मेरा नाम श्री प्रथा है। मैंने 2003 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम का कोर्स किया था। मुझे बाहर विदेश जाने का मौका मिला और जिसकी वजह से मैं आज बहुत अच्छे पोजीशन में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ। उस यूनिवर्सिटी का आज 100 साल पूरा हुआ है। मैं मंजुला मुरलीधरन चेन्नई से बोल रही हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय की 100 साल की वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई। मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में की थी। मैंने अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नौकरी करके रजिस्ट्रार के पद पर मैं रिटायर हुई हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता संघर्ष के सभी मोर्चों पर मौजूदा और भविष्य की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च स्तरीय सैन्य तैयारी सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की भू राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारतीय थल सेना का कर्तव्य है कि वो सेना के सभी अंगों के साथ तालमेल रखते हुए किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार रखे। जनरल मनोज पांडे ने यह भी कहा कि वो सेना की कार्यकुशलता और क्षमता बढ़ाने के लिए जारी सुधारों और बदलावों पर भी ध्यान देंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार भी सलामी गारद के दौरान उपस्थित थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 देशों की यात्रा पर कल रवाना होंगे। कहा, यूरोपीय भागीदार शांति और समृद्धि के प्रयासों में भारत के महत्वपूर्ण साथी। प्रधानमंत्री कनाडा के मार्खम में सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उच्च शिक्षा को ज्यादा समावेशी और समान बनाने के लिए इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का आह्वान किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, तेजी से बदल रही दुनिया की भू राजनीतिक स्थितियों के मद्देनजर किसी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना हमारी प्राथमिकता है। ऐतिहासिक भारत संयुक्त अरब अमारात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आज से लागू। इससे बाजार तक पहुंच बढ़ेगी और शुल्क में कमी आएगी। इस वर्ष अप्रैल में सकल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1,68,000 करोड़ रुपए रहा। भारत का फार्मा निर्यात वर्ष 2013-14 से 103% बढ़ा। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लू के मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश को प्रचारित करने को कहा। इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्शियम ISMC कर्नाटक में चिप विनिर्माण संयंत्र के लिए 22,900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 रन से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी। ऐतिहासिक भारत संयुक्त अरब अमारात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर दोनों देशों ने इस वर्ष फरवरी में हस्ताक्षर किए थे।
वाणिज्य विभाग के सचिव BVR सुब्रमण्यम ने इस समझौते के अंतर्गत आज नई दिल्ली में भारत से आभूषण सहित विभिन्न वस्तुओं की पहली खेप संयुक्त अरब अमारात रवाना की। इसके आज दुबई पहुंचने की संभावना है। समझौते के तहत इस खेप पर सीमा शुल्क 0 होगा। संयुक्त अरब अमारात को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रत्न और आभूषण क्षेत्र का योगदान काफी अधिक है। इस समझौते से अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार बढ़कर $100 अरब से अधिक और सेवाओं का $15 अरब से अधिक होने की संभावना है। सरकार ने कहा है कि इंडोनेशिया के खाद्य तेल के निर्यात पर रोक लगाने के बावजूद भारत में खाद्य तेल की स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि देश में लगभग 21 लाख मीट्रिक टन खाद्य तेल उपलब्ध है। इसके अलावा लगभग 12 लाख मीट्रिक टन खाद्य तेल इस महीने देश पहुंच जाएगा। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में सोयाबीन का उत्पादन 126 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुआ है, जबकि इससे पिछले वर्ष 112 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। सरसों की बुवाई क्षेत्र में 37% की वृद्धि होने से राजस्थान सहित सभी बड़े उत्पादक राज्यों में इस दौरान उत्पादन बढ़कर 114 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्य तेलों की उपलब्धता और कीमतों पर नजर बनाए हुए है। अप्रैल 2022 में वस्तु और सेवा कर GST राजस्व संग्रह लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया है। अप्रैल में कुल राजस्व संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपए था। अप्रैल का GST संग्रह मार्च 2022 से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। अप्रैल 2022 के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में GST राजस्व से 20% अधिक है। पहली बार GST संग्रह 1,50,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। भारत के औषधि निर्यात में वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक 103% की वृद्धि हुई है। ये वर्ष 2013-14 में 90,415 करोड़ रुपए था। वर्ष 2021-22 में बढ़कर ये 1,83,422 करोड़ रुपए हो गया है। औषधि क्षेत्र में निर्यात का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। निर्यात में 8 वर्षों में लगभग $10 अरब की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया का औषधि केंद्र बन गया है। इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्शियम ISMC कर्नाटक में चिप विनिर्माण संयंत्र के लिए 22,900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र होगा, जिससे 1,500 से अधिक प्रत्यक्ष और 10,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। राज्य सरकार के साथ बेंगलुरु में आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 तक $63 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2020 में ये $15 अरब का था। जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक निगम IPO कल एंकर निवेशकों के लिए खुलेगा, जबकि ये 4 मई से 9 मई तक आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। LIC IPO 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का प्राइस बैंड ₹902 से लेकर ₹949 प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। LIC ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को ₹45 प्रति शेयर की छूट दी है। पॉलिसी धारक श्रेणी में ₹60 प्रति शेयर की छूट मिलेगी। प्रत्येक शेयर का फ्लोर प्राइस उसकी फेस वैल्यू का 90.2 गुना होगा। इसी तरह प्रत्येक शेयर का कैप प्राइस उसकी फेस वैल्यू का 94.9 गुना होगा। सरकार LIC में 22 करोड़ 13 लाख शेयर बाजार में उतारकर अपनी 3.5% की हिस्सेदारी बेच रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 189 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 3,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और लगभग 2,900 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74% है।
असम के शिवसागर जिले में कल होने वाले योग उत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 50 दिन पहले किया जा रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की है। श्री सोनोवाल ने कहा कि योग लोगों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस वर्ष भी पूरे विश्व में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आप तक पहुंचा रहा है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदनिदर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के निकट बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। शरणागत किंकर भीत मने, शरणागत किंकर भीत मने, गुरुदेव दया कर दीन जने। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक संगठन है जो वेदांत के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के अलावा ये संगठन भारत में व्यापक शैक्षिक और परोपकारी कार्य भी करता है। स्वयं को संपूर्ण बनाना और सेवा करना स्वामी जी के आदर्श थे और वो जीवन भर इन पर बल देते रहे। उनके आदर्श कर्म योग पर आधारित थे। ब्रह्म परात्पर वेद भाने, और ब्रह्म परात्पर वेद भाने, गुरुदेव दया कर दीन जाने। रामकृष्ण मिशन जाति, पंथ, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता, स्त्री पुरुष या किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के बिना एक सदी से अधिक समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और पुनर्वास के क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चाकी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रफुल्ल चाकी 1 मई 1908 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम से हमला किया। आधी रात तक पूरे कोलकाता में ये खबर फैल गई। पुलिस ने 1 मई 1908 को वैनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बम फेंकने के बाद प्रफुल्ल चाकी दूर निकल गए और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां रेलवे कर्मचारी त्रिगुणाचरण घोष ने उन्हें पहचान लिया और उनकी मदद करने का आग्रह किया। त्रिगुणाचरण प्रफुल्ल चाकी को अपने घर ले गए, उन्हें भोजन कराया और उन्होंने चाकी के लिए रेल के टिकट का भी इंतजाम कर दिया। प्रफुल्ल चाकी 1 मई को समस्तीपुर से हावड़ा की रेलगाड़ी में बैठे। ब्रिटिश पुलिस में उपनिरीक्षक नंदलाल बनर्जी भी उसी डिब्बे में यात्रा कर रहा था। उसने बातचीत के दौरान ये भांप लिया कि एक दिन पहले हुए बम हमले में शामिल दूसरा क्रांतिकारी सामने बैठा प्रफुल्ल ही है। जब प्रफुल्ल पानी पीने स्टेशन पर उतरे तो नंदलाल ने मुजफ्फरपुर पुलिस थाने टेलीग्राम किया। पुलिस अगले स्टेशन मोकामा घाट पहुंच गई, जहां नंदलाल बनर्जी ने प्रफुल्ल को पकड़ने का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने ही रिवॉल्वर से अपने सिर में 2 गोली दाग दी।
प्रफुल्ल के निधन के बाद पुलिस निश्चित रूप से उनकी पहचान करने में सफल नहीं हुई, इसलिए उनके पार्थिव शरीर का सर काटकर कलकत्ता भेजा गया। ब्रिटिश पुलिस के इस बर्बर व्यवहार का क्रांतिकारियों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने प्रफुल्ल चाकी की हत्या का बदला लेने की ठानी और क्रांतिकारी श्रीशपाल और रानेन गांगुली ने उस उपनिरीक्षक नंदलाल की हत्या कर दी जिसने प्रफुल्ल चाकी को पकड़ा था। भारत माँ के महान सपूत प्रफुल्ल चाकी को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इससे सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लू के मामले के प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी जिलों में लू से संबंधित बीमारियों पर दिशा निर्देश दस्तावेज प्रचारित करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस साल मार्च से मई तक के लिए भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसमी और मासिक पत्र के अनुसार देश के कई हिस्सों में तापमान अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। देश के मध्य, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में तापमान काफी अधिक रहने के आसार व्यक्त किए गए हैं। कई जगहों पर तापमान 46 डिग्री तक पहले ही पहुंच चुका है। राजस्थान में आज बीकानेर में तापमान 47.1 डिग्री और श्रीगंगानगर में 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाड़मेर, जैसलमेर, पहलौदी और चूरू में तापमान 46 डिग्री को पार कर गया। ईद उल फितर देश में मंगलवार को मनाई जाएगी। सेंट्रल मून साइटिंग कमेटी ने कहा है कि आज शाम चांद नहीं दिखाई दिया, इसलिए ईद मंगलवार को होगी। केरल में तटरक्षक बल ने आज सुबह मालवाहक MSV मालाबार लाइट पोत के चालक दल के सभी 6 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। ये पोत कोझिकोड के निकट बेपोर के तट पर इंजन कक्ष में पानी भर जाने के कारण फंस गया था। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत बधिर ओलंपिक्स 2021 के लिए एक मजबूत और बड़ा दल भेज रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये खिलाड़ी विजयी होकर लौटेंगे। ब्राजील में आज से बधिर ओलंपिक्स 2021 की शुरुआत हो रही है। ब्राजील के लिए रवाना होने से पहले भारतीय टीम ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया और राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि दी। आईपीएल क्रिकेट में पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। चेन्नई ने ताजा समाचार मिलने तक 12 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 117 रन बना लिए हैं। एक अन्य मैच में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 रन से हरा दिया है। लखनऊ ने 3 विकेट पर 195 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 7 विकेट पर 189 रन की बना सकी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में कल पश्चिम बंगाल का सामना मेजबान केरल से होगा। मैच रात 8 बजे से मंजेरी में खेला जाएगा। दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को 2021 के NBA अवार्ड के लिए चुन लिया गया है। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर दिखाए जाने वाले आधे घंटे के साप्ताहिक फोन इन लाइव शो में 2 विशेषज्ञ पालतू जानवरों की देखभाल के बारे में दर्शकों को सलाह देते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 देशों की यात्रा पर कल रवाना होंगे। कहा, यूरोपीय भागीदार शांति और समृद्धि के प्रयासों में भारत के महत्वपूर्ण साथी। प्रधानमंत्री कनाडा के मार्खम में सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उच्च शिक्षा को ज्यादा समावेशी और समान बनाने के लिए इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का आह्वान किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, तेजी से बदल रही दुनिया की भू राजनैतिक स्थितियों के मद्देनजर किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना हमारी प्राथमिकता है। ऐतिहासिक भारत संयुक्त अरब अमारात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आज से लागू। इससे बाजार तक पहुंच बढ़ेगी और शुल्क में कमी आएगी। इस वर्ष अप्रैल में सकल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1,68,000 करोड़ रुपए रहा।
भारत का फार्मा निर्यात वर्ष 2013-14 से 103% बढ़ा। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लू के मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश को प्रचारित करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।